हेलो बच्चों, आई ट्यूटोरियल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर को पढ़ रहे हैं और हमने लगभग इसके ख़त्म करने की कगार पे आ चुके हैं। तो आइए आज हम लोग इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हमने जो पिछले क्लास में पढ़ा था उसको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? हमने कोशिका द्रव्य में जो अंग पाए जाते हैं उसे कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग में क्या पढ़ा था हमने? सेंट्रोसोम पढ़ा था। सेंट्रोसोम में हमने क्या पढ़ा था? कोशिका का जो केंद्रक है, केंद्र के सामने एक गोलाकार रचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। ये हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने प्लास्टिक पढ़ा था। प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब जहाँ हरा रंग पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट का मतलब हरा रंग को छोड़ के बाकी जो रंग पाए जाते हैं वो हो गया आपका क्रोमोप्लास्ट। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद हम लोगों ने देखा था ल्यूकोप्लास्ट, मतलब कि जहाँ पे कोई भी रंग नहीं पाया जाता पौधे में वहाँ पे क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट नामक पिगमेंट पाया जाता है और सूर्य की उपस्थिति में ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में परिणत हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? माइटोकॉन्ड्रिया देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी का निर्माण करता है, मतलब वो ऊर्जा को संचित करके रखता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या देखा था हम लोगों ने? एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट देखा था। इसे विद्युत गृह भी कहते हैं कोशिका का। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? गोल्गी बॉडी देखा था। गोल्गी बॉडी में हमने क्या याद रखना है? ये कोशिका द्रव्य की कोशिका में पाई जाने वाली एक पतली झिल्ली है जो कि कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायता करती है। ठीक है, इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहला हेडिंग हम लोग का राइबोसोम है, लेकिन हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से शुरू करेंगे। उसके बाद हम लोग राइबोसोम पे जाएंगे। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कोशिका द्रव्य के अंदर अत्यंत सूक्ष्म नलिका द्वारा निर्मित एक जालीनुमा रचना है। इस नलिका द्वारा मैं आपको समझाता हूँ, अपना पढ़ने से अच्छा मैं आपको डायरेक्ट ड्राइंग बना के समझाता हूँ। ये आपका कोशिका हो गया, ये आपका केंद्रक हो गया, ये आपका नलिकानुमा रचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये क्या करता है? जैसे कि ये एक कोशिका हो गया, ये दूसरा कोशिका है। तो ये क्या करता है? इस नलिकानुमा रचना जो होती है एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जुड़ी हुई रहती है। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच जो आदान प्रदान होता है किसी भी एंजाइम का या फिर किसी भी केमिकल पदार्थ का, तो वो किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। और इसमें और एक बात याद रखने की क्या है? ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। तो जो राइबोसोम अभी पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ा नहीं है। तो जो राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे राइबोसोम जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो राइबोसोम आपके नॉर्मल कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यानी कि जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम जुड़ा हुआ रहता है उसे हम लोग कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो राइबोसोम नॉर्मली और जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं पाया जाता है उन्हें हम लोग कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसका कार्य क्या दिया हुआ देख लीजिए। यह कोशिका के ये जाल के रूप में बिखरे होते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे यांत्रिक शक्ति का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे यांत्रिक शक्ति का मतलब है ये एक जालीनुमा रचना है, नलिकानुमा रचना है। आप लोगों ने छत ढलाई देखा होगा, घर के जो छत ढलाई होता है किससे होता है? छत ढलाई करने से पहले वहाँ पे एक क्या बोलते हैं उसको, रड का एक जाली बनाया जाता है पूरा। क्यों बनाया जाता है?
क्योंकि वो उसको सपोर्ट देता है। तो उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नलिका के रूप में पूरी कोशिका में फैला रहता है और वो ये क्या करता है, उसको एक ढांचा प्रदान करता है, एक शक्ति प्रदान करता है। और इसका काम क्या है, यह कोशिकाओं के बीच विभिन्न पदार्थों के आगमन में भी सहायता करता है, लेन देन में भी सहायता करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। उसके बाद हम लोग आते हैं लाइसोसोम में। लाइसोसोम होता क्या है, अब मैं नॉर्मली आपको समझा देता हूँ। बुक में लिखा है, मैं आपको ग्रुप में जो हाईलाइट करके सेंड कर दूंगा, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा। मैं अब बस आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मैंने आपको बोला था कि कोशिकीय शोषण मतलब कोशिका में शोषण। कोशिका में शोषण का मतलब क्या हो गया, जो भी भोज्य पदार्थ ग्रहण किया गया है उन्हें विघटित किया जाता है। अब देखिए, आपने किसी भी भोज्य पदार्थ को खाया, आपने कोई भी खाद्य पदार्थ को आपने खाया, तो खाने के बाद क्या होगा, कोशिका उसे क्या करेगा, पचाएगा, उसे डाइजेस्ट करेगा। ये कोशिका है आपका, ये कोशिका आपका, और ये मान लीजिए आपका केंद्रक हो गया, ये आपका लाइसोसोम है। तो जब भी आपने किसी भोज्य पदार्थ को खाया, तो उस भोज्य पदार्थ में जो भी हानिकारक पदार्थ है, यानी कि जो हानिकारक पदार्थ, यानी कि जो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, विषनाशक वस्तु मैंने बोलेंगे, जो ऐसा पदार्थ जो कि हार्मफुल हो, जो पॉइजनस हो, ठीक है ना। तो जो खाद्य पदार्थ को पचाने के बाद जो कि हानिकारक पदार्थ बच जाता है, तो कोशिका क्या करता है, उसको लाइसोसोम में डाल देता है और लाइसोसोम उसे अपने पास रखता है। अब समझिए आप बुक में क्या लिखा है। ये जंतु कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली थैलीनुमा रचना है। कैसी नुमा है, थैलीनुमा मतलब बैग के जैसा एक रचना है। इसके अंदर एंजाइम भरे होते हैं, प्रोटीन हो गया आपका, और भी बहुत सारे एंजाइम पाया जाता है, जो पचाकर सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। अब तोड़ देने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, तोड़ देने का मतलब आपका ये कोशिका के अंदर राइबोसोम, तो भोज्य पदार्थ आया, आपने किसी पदार्थ को यहाँ पे डाला, तो ये क्या करेगा, उसको पचाएगा। इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करता है, भोज्य पदार्थ को पचाता है, और पचाने के बाद जो भोज्य पदार्थ पच जाता है उसे वो बाहर निकाल देगा कोशिका में, बॉडी उसे अवशोषित कर लेगी, और जो हानिकारक पदार्थ होता है उसे ये अपने अंदर ही रख लेता है, उसे ये क्या करता है, अपने अंदर रख लेता है। तो कभी कभी लाइसोसोम के फटने से एंजाइम कोशिका को नष्ट कर देता है, जिसके कारण इसे आत्मघाती थैला कहते हैं। अब इसके अंदर तो ये क्या किया, भोज्य पदार्थ को पचा के जो अच्छे पदार्थ था उसे बाहर निकाल दिया, और जो खराब पदार्थ था उसे अपने अंदर तो रख लिया। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अगर ये फट जाए तो ये पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आत्मघाती थैला भी कहते हैं। उसके बाद इसका कार्य क्या है, ये एंजाइम पाए जाते हैं, तो ये पाचन के कार्य में सहायता करते हैं। नॉर्मली पता है आपको, ये पचाने का काम करता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सेकेंड कार्य क्या करता है, ये कोशिका के टूटे फूटे कोशिकाओं को अपघटित उपयोग में निर्माण करता है, मतलब ये रिपेयरिंग के भी काम में थोड़ा हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं हम लोग वैक्यूल या फिर रसधानी। क्या लिखा है देखते हैं, कोशिका द्रव्य में एक गोलाकार या फिर अनियमित आकार, कोई भी आकार का हो सकता है, एक रचना पाई जाती है जिसे वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्यूल। तो इसका आकार कोई फिक्स नहीं है, ये एक झिल्ली द्वारा घिरी होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये एक झिल्ली द्वारा घिरी होती है जिसे क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब यह रसधानी के अंदर एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ भरा होता है जिसे रसधानी रस या फिर सेल सैप कहते हैं। तो ये अनियमित आकार का होता है, ये एक झिल्ली द्वारा घिरा होता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, और इसके अंदर जो रस या फिर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसे सेल सैप या फिर रसधानी रस कहते हैं। अब जंतु कोशिका में रसधानी तो अनुपस्थित होती है, यानी कि ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा, या फिर काफ़ी छोटी होती है, नॉर्मली नहीं होती हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब
पादप कोशिका में स्थित राजधानी का आकार जंतु कोशिका की राजधानी से बहुत बड़ा होता है और किसी किसी में तो नॉर्मली नहीं भी होता, नहीं भी बोल सकते हम लोग। और जब हायर क्लास के बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्टली लिखा रहता है कि वैक्यूल जो होता है सिर्फ प्लांट कोशिका में, यानी कि सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये कार्य क्या करता है? ये विभिन्न खनिज, लवण एवं कार्बनिक पदार्थों का संग्रह करके रखता है। जलीय पौधे के कोशिकाओं में ऐसी राजधानी में गैस जमी होती है। यह पौधे के वजन को हल्का करता है। ये तैरने में सहायता करता है। अब इसको समझिए। आपने देखा होगा जो समुद्र में कोई आदमी डूबता रहता है तो उसे क्या करते हैं, एक बलून जैसा देते हैं ना, जो इस टाइप से रहता है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो इस टाइप का रहता है, जिसमें हवा भरी रहती है। तो हवा भरी रहती है तो उसका क्या होता है, आदमी उस पर चढ़ता है तो उससे क्या होता है, उसका वजन कम हो जाता है, तो उसे तैरने में हेल्प होती है। उसी प्रकार जो आपका वैक्यूल होता है वो अपने अंदर ज़्यादातर, इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन वो ज़्यादातर अपने अंदर जल को संग्रहित करके रखता है, अपने अंदर जल को संग्रहित करके रखता है, जिससे कि जो जलीय पौधे होते हैं उनका वजन काफ़ी कम हो जाता है और ये विभिन्न खनिज पदार्थों को भी अपने अंदर रखता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या होता है। पादप कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, हमें पता है कोशिका भित्ति पाई जाती है। और कोशिका भित्ति क्या से मिलकर बना होता है? कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बना होता है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है, हमें ये पता है कोशिका भित्ति सेलुलोज से मिलकर बना होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, हमने पढ़ा था इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, और जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं पाई जाती है। अब ये तो नॉर्मल बात है ना, प्लांट तो रंग बिरंग होता है ना, हरा रंग, पीला रंग, नीला रंग। जंतु तो और रंग बिरंग नहीं होता है ना, इसीलिए। इसमें बड़ी राजधानी पाई जाती है, अभी हमने पढ़ा। इसमें राजधानी या तो अनुपस्थित होती है या फिर बहुत छोटी होती है। इसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, इनमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। बस 3 याद रखने से आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने चैप्टर को ख़त्म किया, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ या फिर कोशिका जीवन की इकाई। अब अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप ग्रुप सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।